फिर से स्वागत है सीता ऑल पर्पस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 8 की वसंत बुक है जो आपकी हिंदी की, उसका चैप्टर नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये चैप्टर कराने जा रही हूँ और ये आपके आई थिंक सिलेबस में भी है। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर को मैं शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसे संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहा दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। अब देखिए, जो इसमें जो चिट्ठी की अनूठी दुनिया है उसमें में ये बताया हुआ है कि जो चिट्ठियाँ हैं पहले किस तरह से जाती थी चिट्ठियाँ। अब क्या होता है, एसएमएस, फ़ोन से ही मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज से कर देते हैं। तो इसमें उसके बारे में बताया हुआ। अब नया सिलसिला शुरू हुआ है। राजनीतिक, साहित्य, कला तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद यानी नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अब ये जो दुनिया में तमाम जो साहित्य जो पत्र हैं उसमें जो पत्र है उसमें केंद्रित, तो उनके जो विकास के लिए उन्होंने एक अनूठी सी भूमिका निभाई हुई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र और कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जेबू और लेख तथा तमिल में कारित कहा जाता है। अब देखिए, इसमें हमें ये बताया हुआ है कि पत्र को कहाँ पे कैसे उर्दू में क्या कहता है, खत कहा जाता है। अब जो संस्कृत में कहा जाता है उसे पत्र कहा जाता है। कन्नड़ के लोग बोलते कागज बोलते हैं। तेलुगु के लोग बोलते उत्तरम, जाबू ऐसे भी बोलते हैं। और जो लेख भी बोलते हैं। और जो तमिल के लोग हैं बोलते हैं कड़ित बोलते हैं। तो पत्र यादों को सहेज कर रखता है। अब जो पत्र है, पहले पत्र से जाते थे तो पत्र जाते थे इंसान अपने पास संभाल के रखता था। अब जो मैसेज है फ़ोन में से डिलीट हो जाए, लेकिन पहले क्या होता था, उसे संभाल के रख सकते थे हम पत्र को। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। अब देखिए, हर एक पत्र की जो है अपनी लेखन कला होती थी और उनका अपना एक दायरा होता था। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे के तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुँचे। क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस से जो वो कर्मचारी होता है वो आता है, सबको देता है। मतलब हर जगह पत्र हैं, वो घूमते ही रहते हैं। कोई यहाँ से पत्र भेज रहा है तो किसी ने वहाँ से पत्र भेजा, उन्हें तो करोड़ों पत्र घूमते रहते हैं। उनका कोई ठिकाना ही नहीं होता। ठिकानों पर वो पहुँचाना उन्हें ज़रूरी होता है तो वो पहुँचाते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है। देखिए, भारत में कितनी करोड़, रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ जो हैं उसमें डाली जाती हैं, डाक में डाली जाती हैं। साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखता है। जो अब ये साबित होता है कि देखिए हमारे जीवन में जो पत्र है वो कितनी ही अहमियत है हमारे जीवन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर घोड़े जा रहे हैं, उसके बाद पहिए आए। अब पहले क्या होता था, पहले मतलब साधन जो है बढ़ता चला जाता है। पहले घोड़े होते थे, अब क्या हो गया, पहिए आ गए। पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति के संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और अब टेलीफोन, वायरलेस और
आगे रेडर दुनिया बदल रही है। अब देखिए धीरे धीरे दुनिया बदल ही तो रही है। पहले टेलीफोन होता, अब वायर, फिर वायरलेस हो गया, तो सीधा फ़ोन ही आ गए। तो जो है वो हमारे साधन जो है वो बदलते रहते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था में के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। अब पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। अब जो है, अब देखिए हमारे स्कूल में भी जो हमें टीचर वो पत्र लेखन कराती हैं, पत्र लिखवाती हैं, लिखना सिखाती हैं कि पत्र लिखते कैसे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। अब जो पत्र लेखन है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंडिया में होते हैं, ये कई और देशों में भी होता है। ये जो पत्र लेखन है वो स्कूलों में कराए जाते हैं और जो डाक संघ है वो अपनी ओर से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। अब हम लोग पत्र लिखते हैं ना, कंपटीशन होता है कि पत्र लेखन का कंपटीशन है, तो उसके लिए जो ये प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी वो 16 उम्र से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए करी गई थी। और ये कब से शुरुआत हुई थी, इसका सिलसिला कब से हुआ था? 1972 से हुआ था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों में, महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है और देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। अब बड़े बड़े शहरों में तो चलो अलग अलग साधन आ गए हैं, तेज़ी से विकास हो रहा है, लेकिन जो कहीं पे वो देहाती लोग होते हैं ना, वो अभी भी क्या बोलते हैं, चिट्ठियों से ही चिट्ठियाँ भेजते हैं, वो अभी चिट्ठियों से ही वो करते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी से रोका है और व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब क्या होता है, अभी जो फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, अभी इसने क्या किया है, इसे जो चिट्ठियों का वो जो अब देखो, पहले कितने करोड़ करोड़ चिट्ठियाँ आती थी, अब इस फ़ोन की वजह से ये जो आए हैं उस वजह से उस पर रोक लग गई है, रुक सा गया है और व्यापारिक डाक संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना ही लिखाया या पत्रों के बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। अब जो पहले के लोग हैं, आप उनसे जिससे भी पूछना, मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, उन्होंने किसी को ना किसी को पत्र ज़रूर लिखा होगा। और अगर पत्र लिखा है तो अगर किसी ने कोई पत्र भेज रहा है तो उसका बेसब्री से इंतज़ार भी करते होंगे। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। अब जो हमारे सैनिक हैं वो अब उनके पास अब तो शायद आई थिंक फ़ोन अलाउड हो गए होंगे, लेकिन पहले वो लोग जो थे, सैनिक थे, वो चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे कि हमें हमारे घर से चिट्ठी आएगी, वो बहुत इंतज़ार करते थे। वो एक बहुत बड़ी मिसाल रही है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों में इंतज़ार करते थे। अब वह बात है कि परिवहन साधन के विकास ने दूरी घटा दी है। अब जो है, पहले लोग महीने महीने इंतज़ार करते थे कि पत्र आ जाएगा, लेकिन महीने महीने लग जाते थे। और अब क्या है, अब तो बस यूँ मैसेज किया, उसके बस पहुंच गया। अब तो बहुत ही जो विकास की बहुत ही घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। अब जो पहले जो संचार का साधन था इकलौता, वो क्या था? चिट्ठी था। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे ही लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्राशकों, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप अनुसाधन का विषय है। अब ये जो कवि हैं, प्रशंसक हैं, सन्यासी हैं, इनका जो अनुसंधान का विषय है ना, वो पत्र ही है।
अगर आज जैसे संचार का साधन होता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते और तब पिता के पुत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। अब जो जवाहरलाल नेहरू है वो अपनी इंदिरा गांधी को उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, उनको फ़ोन करते हुए अपनी पिता पुत्री से पत्र में पुत्री का नाम नहीं लिखा जाता और करोड़ों जो प्रेरणा मिली है वो नहीं दे पाते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी से भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी महात्मा गांधी जो सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया में तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। अब जो महात्मा गांधी वो तो चिट्ठियों से ही करते थे, चिट्ठियाँ भेजते थे, तो जो उनका अनूठा संकलन है वो अभी भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैगाम है। जो पत्र है वो देश के लिए काल समाज जो जानने समझने की असली पैगाम ही पत्र है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपनी परियोजना को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों को साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनें मजबूत लिए हुए था। जो पत्र देखो कितना इम्पोर्टेंट था। पहले जब महासंग्राम हुए थे, लड़ाई हुई थी, वो लिख के भेजते थे, पत्र पे लिख के भेजते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। अब जो पहले क्या होता था, दुनिया भर में तमाम पत्र आते थे, तो महात्मा गांधी इंडिया लिख के आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। अब जो महात्मा गांधी जहाँ पे भी रहते थे वहाँ तक वो पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। अब जो आंदोलन है आज़ादी के लिए आंदोलन जिसे भी कहता, दिग्गज जो हस्तियाँ हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। गांधी जी के पास देश दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। जो महात्मा गांधी उनके पास देश दुनिया सबसे ज़्यादा संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। जो महात्मा गांधी है उनका इतने पत्र आते थे कि उनके पास जो जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ ही नहीं था। कहा जाता था कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। मतलब जैसे उन्हें कोई पत्र मिला उन्हें तुरंत जवाब दिया और उसे पोस्ट कर दिया। महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा उनके पास चिट्ठियाँ आती थी और वो उसका जवाब भी देते थे, सारी चिट्ठियों का जवाब ज़रूर देते थे। उस समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब लिखा था। अब जो महात्मा गांधी है उन्होंने ज़्यादातर अपने हाथों से ही जवाब लिख के भेजे थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था तो वे बाएं हाथ से लिखना में जुट जाते थे। अब अगर उनको महात्मा इतनी सारी चिट्ठियाँ आती थी उनके पास तो वो थक जाते। गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव में मिल जाते थे। अब जो महात्मा गांधी थे जरूरी उन्हीं को पत्र लिखते थे। काफ़ी जो तमाम नायक थे जिन्होंने आंदोलन किए थे उनको भी गांव में पत्र मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। अब जो भेजने वाले लोग थे ना, वो जो प्रशस्ति पत्र होते हैं उन्हें कम नहीं मानते थे, उनके जो प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। और कई लोग ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया था। और जो कई लोग थे जो नायक थे उन्होंने भी वो फ्रेम करा कर उन पत्रों को रख लिया था। यह है पत्रों का जादू। देखिए ये पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्रों के आधार पर मतलब जाने कितनी भाषाओं में जो है किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, 55 के नाम पर निराला के पत्र हमको लिखायु हैं कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती
समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अब जो पत्र है ना वो वास्तव में एक दस्तावेज से कम नहीं है। अब जो है निराला जी है और दयानंद सरस्वती हैं, इनकी भी कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। इस पे पत्र के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखक को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। अब जो प्रेमचंद थे वो खास लेखकों को नए नए जवाब भेजते थे। पत्रों के जवाब में वह बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। अब जो जैसे इन लोगों ने नेहरू जी गांधी जी को पत्र लिखे हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी को, तो बहुत ज़्यादा प्रेरक माने जाते थे। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्रकार का संग्रह प्रकाशित हुआ। अब जो महात्मा गांधी है और जो कवि यानी कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1915 में और 1941 के बीच जो पत्राचार संग्रह हुआ था उसमें प्रकाशित हुए थे, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेख जोखा मिला था। क्या मिला था? मनोदशा, मतलब उनकी जो मन की सारी बातें हैं वो उनको मिला था। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। जो पत्र व्यवहार है उसकी परंपरा बहुत ज़्यादा पुरानी परंपरा है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। अब देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि जो असली आज़ादी जब विकास असली आज़ादी के बाद जब वो हुआ तो जो गुडविल डाक विभाग था की ही है, उसी की जो है सबसे बड़ी वो रही थी उसमें योगदान। इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि वह लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो पत्र विभाग है वो यही लोगों को जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे से घर तक इसको पहुंचाता है, ठीक है। और संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी, पत्री और हैसियत बरकरार है। अब जो चिट्ठियों का साधन है वो भी अभी भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच रहे पहाड़, लोग समुद्र तट पर रह रहे हों, मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की टेहनियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। अब तक चाहे कहीं के भी लोग हों, बताया गया, चाहे रेगिस्तान के लोग हों, चाहे बर्फबारी के बीच रहने वाले लोग हों, पहाड़ों पे, आज भी बेसब्री से इंतज़ार होता है चिट्ठी का। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। आज भी एक या दो नहीं, करोड़ों लोग डाकघर होता है उसमें जाते हैं और दरवाजा से खटखटाते हैं कि हमारा पत्र आया कि नहीं। इसकी अहम भूमिका नज़र आ रही है, बहुत ही अहम भूमिका नज़र आती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हा मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। अब देखिए कई घरों में जो है चिट्ठियों और या फिर मनी ऑर्डर से ही डाकघर पहुंचाने वाले डाकिये देवदूत के रूप में देखा जाता है। देखिए जो चिट्ठियों से ये लोग मनी ऑर्डर करते थे और जो डाकिया है वो देवदूत की तरह देखता था और खत को पहुंचाता था। और जो दूर देहात के गरीब लोग हैं उनके घर में चूल्हा मनी ऑर्डर भी ये ऑर्डर करता था और अर्थव्यवस्था से ही चलता था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और जिसके लेखक है वो देखिए अरविंद कुमार सिंह हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा ये चैप्टर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और मेरे चैनल को जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो बाय स्टूडेंट्स।